तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करें क्लास 12 का मॉडल सेट नंबर 1। ठीक है, हिंदी का जो हिंदी इलेक्टिव है उसका मॉडल सेट नंबर 1 का बात करने वाला। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे। पहला तो गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद अटेंशन देना है। गद्यांश को विज्ञान की गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश लिखा हो कि विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में प्राप्त वृद्धि हुई है। इन साधनों के उपयोग से मानव बुद्धि कुंठित हो गई है। इसके असंतुलित उपयोग से मानव का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। मनुष्य के सामने एक विकट समस्या है। इन विकट परिस्थितियों में जीवन में वास्तविक और स्थायी सुख उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जाएं। एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करना। यही एक सर्वोत्तम उपलब्ध औषधि है जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्याप्त अनेकानेक बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। ये तो मैंने पैसेज को रीड कर लिया, आंसर को पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं लोग। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विज्ञान की प्रगति से किसमें ठीक है किसमें वृद्धि हुई है। जो विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, आधुनिक सुख साधनों में। ठीक है, विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में वृद्धि हुई है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है। ठीक है, जो विज्ञान का प्रगति यानी कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें हमारे क्या चिंता का विषय है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ जिसमें टाइम वेस्ट होने वाला है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ लिया ऑप्शन को सारा। चलिए तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त तो शीर्षक लिखिए। ठीक है, ये जो गद्यांश है उपयुक्त शीर्षक इसका क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति व आध्यात्मिकवाद। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात कर लें आप लोग चौथा नंबर प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि विज्ञान जनित बुराइयों में मुक्ति कैसे मिल सकती है। जो विज्ञान जनित बुराइयां हैं इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है, तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके। ठीक है, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए पांचवा पर बात कर लेते हैं। पांचवा तो नहीं है, इसमें से कुछ लिखा है उसको बताइए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, इसको पहले पढ़ना है, फिर इसका फिर हमको आंसर निकालना है। चलिए पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ सूल ही पथ के थका दे। हौसला वह क्या जिससे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे। वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीन कलियां तितलियां मुस्कुरा कर गुनगुना कर ध्येय पथ मंजिल भुला दे। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो हरे अविचल मुसाफिर। पथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। ये ठीक है, इसे मैं पढ़ लिया बढ़िया से। मैं एक बार इसको पहले भी पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं स्पीड से इसको पढ़ के पार कर दे रहा हूँ। तो हम लोग आंसर को देखते हैं डायरेक्ट पांचवा नंबर का जो ऑप्शन नंबर देख लेंगे। पहले प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि किसे संबोधित कर रहा है। ठीक है, पंक्ति जो हम लोग अभी पढ़े हैं, जिसको हम लोग रीड किए, उसमें संबोधित किसे कर रहा है, तो इसमें मुसाफिर को संबोधित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मुसाफिर हो जाएगा। चलिए पांचवा हो गया। छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि संघर्षों का सामना करने का क्या रास्ता बतलाता है। कवि जो है संघर्षों का सामना करने के लिए क्या रास्ता बतलाता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, संघर्षों का मुस्कुराकर सामना करना। कोई भी संघर्ष से कोई भी विषम परिस्थिति हो, इसमें आपको मुस्कुराकर हंसते हंसते उसका सामना करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। चलिए हम लोग सातवां प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पदांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो शीर्षक इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, मुसाफिर, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं लोग आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मुसाफिर का पर्यवाचक शब्द क्या है। जो मुसाफिर है इसका पर्यवाचक शब्द क्या है, तो मुसाफिर को लोग पंथी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, पंथी होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नौवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ चलना भी होगा। और ये ऑप्शन नंबर जो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ही होगा। चलिए बात कर लेते हैं दसवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर जो ए है, देखिए विल्बर श्रेम जो होगा, विल्बर श्रेम, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये संचार शास्त्री है।
बिल्वर सेम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर कि आलेख एक विधा है, ठीक है। जो आलेख एक विधा है तो क्या है, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर फिर ए हो जाएगा गद्य लेखन का। जो आलेख एक विधा है क्या है, एक गद्य लेखन का है। चलिए हम लोग 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि चलिए देख लेते हैं कि फिल्म संचार जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है। जो फिल्म जो जनसंचार है वो किस माध्यम में आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाता है, ठीक है। ये दृश्य श्रव्य माध्यम से होता है, यानी कि इसमें फिल्म में क्या होता है, इसमें आपको सुनाया भी देता है और दिखाई भी देता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा दृश्य श्रव्य माध्यम ही होता है। चलिए बात कर लेते हैं लोग 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि फीचर के लिए हिंदी, ठीक है, में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। फीचर के लिए कौन सा हिंदी शब्द प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर बी होगा रूपक। ये रूपक आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रूपक होगा। चलिए 14वें प्रश्न की बात कर ले। प्रश्न पूछा जा रहा है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। जो संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा संपादक द्वारा लिखा जाता है। 15वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य क्या है। तो जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य ऑप्शन नंबर डी है, ए में से सभी, यानी कि लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षा देना, ये सभी के सभी जनसंचार के माध्यम है। चलिए हम लोग 16वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 16वां प्रश्न पूछा जा रहा है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। तो भारत में सबसे पहले जो प्रकाशित होने वाला अखबार था वो तो बंगाल गजट था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या फिर यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी जनसंचार कहलाता है। चलिए बात कर लेते हैं 18वां प्रश्न की। 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की पहली फिल्म कौन सी थी। तो विश्व का पहला फिल्म कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जिसका सी हो जाएगा द अराइवल ऑफ ट्रेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए एक प्रश्न है कि आप बोलेगा, ठीक है, कमेंट करके बोलिएगा कि जो सबसे पहला बोलती फिल्म है वो कौन सा है, कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो बोलती फिल्म निकला था वो कौन सा है, चलिए बोलिएगा। चलिए हम लोग 19वां प्रश्न, 19वां तो नहीं है, फिर इसको रीड करना है, फिर आपको आंसर देना है। तो हमको रीड कर लेते हैं तुरंत, हम एक बार रीड कर चुके हैं हम, तो फिर एक बार रीड कर लेते हैं कि निम्नलिखित पदांशों में ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 19 से लेकर 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। नत नयनों से आलोक उत्तर, कांपा अंधोरा पर थर थर थर, ठीक है, देखा मैंने वह मूर्ति धी थी, मेरे वसंत की प्रथम गीति, ठीक है। तो इसका चलिए देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लिए। अब इसका क्वेश्चन को बात करते हैं। तो 19वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, ठीक है। ये पंक्ति जो भी हम लोग पढ़े रीड किए, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, जो इलेक्टिव हिंदी का चैप्टर नंबर जो 2 में इसका मिलेगा, दिखेगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, इसके पंक्ति के लेखक हैं। चलिए 20वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपरोक्त पदांश किस भाषा में है। जो ये पदांश है वो किस भाषा में है, तो खड़ी बोली भाषा में है। आइए बात कर लेते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कांपा अंधरों पर थर 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 पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बोलना है कि कौन सा अलंकार है। तो जो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, ठीक है, देखिए इधर है ना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश ये अलंकार है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 22वां प्रश्न की। 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, पंक्तियां किस कविता से ली गई है। जो पंक्ति है जो अभी हम लोग रीड किए, ठीक है, 19वां नंबर से पहले जो हम लोग अभी रीड किए, जिसको हम लोग पढ़े, तो वो सारा जो लिया गया वो किस पंक्ति से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा सरोज स्मृति। जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी लिखे हैं सरोज स्मृति, वो वहाँ से लिए गए। आपको फिर और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि जो सरोज स्मृति है, ठीक है, सरोज स्मृति कौन थी, ठीक है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वो कौन लगती थी सरोज स्मृति। आपको इसको भी कमेंट करके बताना है। जो आप जिसको सकेगा उसको कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। नहीं सकेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको राइट आंसर दे दूंगा। चलिए हम बात कर लेते हैं 23वां प्रश्न। 23 तो हो गया, आप बात कर लेते, हाँ 23वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चयन करें। फिर चलिए अब क्वेश्चन आंसर की बात हो रही है, मतलब अब थोड़ा बुक से देने वाला है आपको।
तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है 23वां नंबर का है। तो देवसेना का गीत शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया? जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, जो देवसेना का गीत है वो किससे लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो बी, तो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त कविता से लिया गया है, ठीक है, देवसेना का गीत। चलिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए कार्नेलिया की गीत भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको पढ़ने में बहुत मज़ा लगता है। चलिए, कार्नेलिया कौन थी? प्रश्न में ही पूछा जा रहा है कार्नेलिया कौन थी। तो कार्नेलिया जो ठीक है ना, कार्नेलिया वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। जो सेल्यूकस निकेटर था आपका जाकर सिकंदर का सेनापति था, उसी का बेटी था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका शादी करवा दिया था कार्नेलिया का। तो वही राइट आंसर हो जाएगा, कार्नेलिया थी चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ बोल सकते हैं, या तो फिर सेल्यूकस निकेटर का बेटी। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, तो हम लोग मारेंगे सेल्यूकस निकेटर की बेटी ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मदन महीना किसे कहा जाए? तो मदन महीना ना, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, वसंत महीना को मदन महीना कहा जाता है। चलिए हम लोग 26वां प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक कम कविता में कवि किस चीज के लिए लोगों को दूसरे के सामने हाथ फैलाने का कहता है, मतलब देखता है? तो जो एक कम कविता है ये भी बहुत अच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। ये सभी के लिए जो हाथ फैलाने के लिए जो देखता है कवि, तो वो कुछ पैसों के लिए भी, रोटी के लिए भी और चाय के लिए भी। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाता है इसका, सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें तो 28वां प्रश्न का। 28वां प्रश्न देखा, फिर से यहाँ तो कुछ दिया हुआ, फिर इसको रीड करना, फिर इसका आंसर देना। चलिए, गद्यांशों को ध्यान पढ़कर प्रश्न नंबर संख्या 28 से लेकर 31 के लिए सही विकल्प का चयन करना। न आगे नाथ न पीछे पागा, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचाए, उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम, जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, संवादिया चैप्टर से आपका। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्गृत है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी ये आ गया, तो ये संवादिया से, ठीक है। जो संवादिया है, जो एक हरगोविंद नाम का संवादिया होता है, जो गांव गांव मतलब संवाद पहुंचाता। पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था, टेलीफोन वोलीफोन पहले नहीं था ना, तो इसी तरह से गुप्त जो भी बात होता था उसको मतलब पहुंचा दिया जाता था एक गांव से दूसरे गांव। चलिए हम लोग बात करते हैं 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांव गांव संवाद पहुंचाने का काम कौन करता था? ठीक है, तो अब बताइए ना, हरगोविंद का क्या करता था? तो हरगोविंद गांव गांव संवाद पहुंचाने का काम क्या करता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 30वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ना आगे नाथ ना पीछे भागा, ठीक है ना, बहुत जगह आप सुने होंगे ना, आगे नाथ ना पीछे भागा, इसका क्या देखता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। इसका मतलब कोई जिम्मेवारी ना होना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, मतलब जिसका कोई जिम्मेवारी ना है, तो कोई जिम्मेवारी ना होना। चलिए 31वां प्रश्न देख लेते हैं। 31वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? ये 4 ऑप्शन, इसमें से बोला कौन सा शब्द विशेषण है, यानी विशेषण का मतलब क्या था? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताता हो, तो कौन सा जो ऐसी चीज़ है जो विशेषण मतलब विशेषता बताता हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर जो बी है गुलाम, ठीक है, गुलाम हो जाएगा, ये एक विशेषण है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 32वां प्रश्न की, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछे थे गांधी, नेहरू और यासिन अराफत शीर्षक पाठ भीष्म कहानी की आत्मकथा का एक अंश है। भीष्म कहानी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर जो 32 का बी हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, आज के अतीत को बताता है। चलिए बात कर लेते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न पूछा जाता है बड़ी बहुरिया, ठीक है, बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी? तो बड़ी बहुरिया थी, बड़ी हवेली में रहती थी, तो क्या खाकर अपने दिन को गुजारे थे? वो बथुआ साग खाकर, ठीक है, बथुआ साग खाकर और बड़ी बहुरिया अपना दिनचर्या बिता रहे थे। बात कर लेते हैं हम लोग 34वां प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेखक, ठीक है, लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, वो रामचरितमानस को भी रामचंद्रिका को भी, दोनों को ही वो पढ़ा करते थे अच्छे से, और मतलब शाम को बैठाकर पढ़ते थे। 35वां प्रश्न बात करते हैं। 35वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहल्ले के लोग लेखक एवं अनेक मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? तो मोहल्ले के लोग, ठीक है, लेखक एवं उनके मित्र उनको किस नाम से ज़्यादा पुकारते थे? तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, निसंदेह लोग,
ठीक है, निस्संदेह लोग। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 36वां प्रश्न का। और 36वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता है। तो कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मसाल की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। बात कर लेते हैं लोग 37वां प्रश्न की। 37वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद्र जो है, ठीक है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखे जाते हैं। तो वो धनपत राय, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा, धनपत राय प्रेमचंद उर्दू में नाम लिखते थे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 38वां प्रश्न की। 38वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है। तो किस उपन्यास का अंश, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, रंगभूमि इसका ये अंश है। 29वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है, सॉरी 39वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो चूल्हा ठंडा क्या होता है, ठीक है, ठीक है, पूछा जा रहा है कि चूल्हा ठंडा क्या होता है, तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता है। ये कथन किसका, ये किसने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नायक राम ने ये कहा था। नायक राम ने कहा था कि चूल्हा ठंडा क्या होता है, तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं, 40वां नंबर प्रश्न, उसके बाद सेट 2 के साथ मिलते हैं आप सभी के साथ। तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा जा रहा है कि सुभागी, ठीक है, भैरव से डरकर रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी। सुभागी है, भैरव से डरकर रात भर कहाँ छुपी थी। तो ऑप्शन नंबर ए, सूरदास की झोपड़ी पर, सूरदास की झोपड़ी पर ये छिपी हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।